आकाश भाई नमस्कार, विद्यासागर भाई नमस्कार, भैया सब लोग नमस्कार। राम राम प्रवीण भाई, और कैसे हैं भैया? धन्यवाद धन्यवाद भैया प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी भावनाएं समझ रहे हैं और बिना कहे आपने बता दिया कि जो है आवाज़ आ रही है। अब प्रवीण भाई एक काम करो यार, ज़रा फिर इसको शेयर भी कर दो सभी ग्रुपों में। हाँ जितेंद्र भैया जय श्री कृष्णा। जेलर भाई नमस्कार नमस्कार। जेलर भाई आज आपका काम हो गया, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द पार्टी देंगे। जी भैया, अरे प्रवीण भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बोलो। उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि उनके लिए हम कुछ बोलें। बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 कौड़ी के लोगों के लिए हम अपने लफ्ज़ थोड़ी ना ख़राब करेंगे। भैया नमस्कार, मनीष भाई नमस्कार, देवन भैया नमस्कार, रवि हाँ नमस्कार भाई। सभी को नमस्कार। नमस्कार भैया हनीफ भाई। तो ज़रा शेयर कर दो यार, जितने ग्रुपों में अगर पॉसिबल हो तो कर दीजिए, तो ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि कल से बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअस फ़ोन कर रहे हैं कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट से केस निर्णीत हुआ है उसमें आखिर हमारे केस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसके विषय में मैं चाहता हूं कि सभी को जानकारी हो जाए, नहीं तो फिर कॉल कर करके जो है तब तक वो लोग करते रहते हैं जब तक कि उनके प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे देता फ़ोन पर। तो वो चूँकि पॉसिबल अब नहीं है कि सभी का फ़ोन रिसीव करके एक एक को बताया जाए, तो इसलिए हमने ये निश्चय किया कि जो है आज लाइव आकर के सभी को जो है इसके विषय में बता दिया जाए। नमस्कार विनय भाई नमस्कार। तो खैर अब हो गया तो शुरू करते हैं भाई। देखिए सभी साथियों को नमस्कार। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो है कल जो सुप्रीम कोर्ट से केस निर्णीत हुआ है उसमें बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं, बहुत सारे छोटे भाई हैं बहनें हैं, वो कंटिन्यू फ़ोन करते जा रहे हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस हुआ है उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। बहुत सारे साथी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि केस डिसमिस हुआ, डिस्पोज हुआ, मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि वो सभी साथी हमारे चाह रहे हैं कि आखिर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है और उसका हम लोगों को प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट से केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, निर्णीत हुआ है, वो जो केस निर्णीत हुआ है वो पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। खारिज करने का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो डिस्पोज ऑफ होता है, डिसमिस होता है और अलाउ होता है, उसको मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी को बता दिया जाए। देखिए डिस्पोज ऑफ का मतलब जितने भी केसेज होते हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं भी हो, सभी केसेस डिस्पोज ऑफ ही होते हैं। डिस्पोज ऑफ का अगर आप हिंदी मीनिंग अगर सुनना चाहेंगे तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निर्णीत होना। निर्णीत होने में दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। या तो वो आपके पक्ष में आ सकता है या आपके अगेंस्ट में आ सकता है। तो जब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कल वाला जो केस स्टेटस देखेंगे और ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि केस नंबर 1 तो सबसे ऊपर जो होता है वहां पर डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर डिसमिस लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो केस है वो डिसमिस कर दिया गया है, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को, उस मुकदमे को पूरी तरीके से तथ्यहीन, आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। ठीक है। तो अब इसका हमारे केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय से केस निर्णीत हुआ है,
तो सबसे पहले हम ये बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग एक वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को कहने के लिए जाते हैं। अगर उस प्रक्रिया से इतर यानी उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए यदि आपने वहां डायरेक्ट जाएंगे तो उसका दुष्परिणाम कल के मुकदमे के तरीके से भुगतना पड़ता है। सबसे शुरुआत जो होती है, शुरुआती स्टेज होती है, वो होती है हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है, डिवीजन बेंच का भी अधिकार क्षेत्र है, उसी तरीके सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र है। अब इन लोगों ने जो रिट फाइल की थी, यानी कि WPC फाइल की थी, यानी रिट पिटीशन सिविल, सिविल का मतलब सर्विस मैटर के जितने भी केसेज होते हैं वो सिविल के अंतर्गत आते हैं। अब जब सर्विस मैटर का ये मुकदमा है तो सर्विस यानी जॉब यानी नौकरी, तो नौकरी अगर आपको प्राप्त करनी है या नौकरी से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशंस हैं तो सबसे पहले संबंधित राज्य के अंतर्गत आने वाले जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट है, पहले आप वहां पक्ष रखोगे, सिंगल बेंच में पक्ष रखोगे। जो हमारी एकल पीठ होती है जिसमें सिंगल बेंच होती है, जो सर्विस सिंगल लखनऊ बेंच में होती है और इलाहाबाद बेंच में रिट ए के तहत मुकदमे किए जाते हैं। तो जब जॉब की बात आती है तो सबसे पहला बात ये होती है कि आप संबंधित प्रदेश के, संबंधित राज्य के अंतर्गत आने वाले जो उच्च न्यायालय हैं उनमें अपनी बात कहेंगे, अपनी पीड़ा को कहेंगे, अपने वाद को दायर करेंगे। यदि वहां पर आपको जो भी आदेश दिया जाता है, यदि उस आदेश से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप सिंगल बेंच से डबल बेंच में भी जा सकते हैं। और अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं हो सकते तब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस आर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उनका परीक्षण करने के लिए वो वहां पर बैठा हुआ है। वहां पर वो आपको नौकरी देने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का कार्य इतना है कि जो विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न राज्यों के जो मुकदमे आएंगे उन मुकदमों का जो निस्तारण होता है हाई कोर्ट में, वो निस्तारण उचित कानून की दृष्टि से हुआ है या नहीं हुआ, सिर्फ इसका परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। बाकी चूंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा हमारे देश में कुछ भी नहीं है, तो आप कहने को तो आप किसी भी बच्चे को कह दोगे कि सर्वोच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय है ही संविधान द्वारा प्रदत्त एक ऐसी संस्था जो जिसके पास कोई भी जा सकता है, लेकिन क्या वो मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर ही निर्भर करता है। अब इस मुकदमे में क्या हुआ, इस मुकदमे में जो पैरवीकार थे, जो भी पैरवीकार रहे हों, दरअसल वो पैरवीकारों ने अपनी अदूरदर्शिता का पूरी तरीके से परिचय दिया, जिनको कोई भी विधिक जानकारी ना तो थी, ना ही उनको केस से संबंधित कोई जानकारी थी, ना ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी थी। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि किसी तरीके से हम लोग नेता बन जाए, हमारा एक चेहरा लोगों के सामने आ जाए, सिर्फ इसलिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अब सोचने वाली बात यह है कि जो WPC यानी रिट पिटीशन माननीय हाईकोर्ट में दाखिल करनी चाहिए थी, उसको लेकर के जब आप सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करोगे तो परिणाम तो यही होना है ना। जब आप परिणाम बाद में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता वो पहले हो जाता। अब समस्या यह है कि कहेंगे फलाने वकील ने ऐसा बताया, ढमाके वकील ने ऐसा बताया, तो भैया वकील तो का प्रोफेशन वही है, वकील का वो व्यवसाय है, वो तो अपना पैसा कमाने के लिए कह ही देगा कि जो है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको पैसे से मतलब है। लेकिन सबसे ज्यादा धूर्तता तो वहां के पैरवीकारों ने की है, जिनके पास ना तो कोई ज्ञान था और ज्ञान ना होते हुए भी वो दूसरे द्वारा प्रदत्त की गई सलाह को पूरी सिरे से खारिज किया, और उसका परिणाम कल आप सभी को लोगों को देखने के लिए मिला। यदि अगर इतना पैसा वहां पर इन लोगों ने भगवान जाने खर्चा किया कि नहीं खर्चा किया, इतना पैसा अगर ये लोग केवल इस बात पर खर्चा कर देते कि मिलॉर्ड हमारे हाईकोर्ट में इतने मुकदमे पेंडिंग हैं, उन्हीं को यहां मंगा लिया जाए या उन्हीं को टाइम बाउंड करके डायरेक्शन करके जो है डिस्पोज ऑफ या हाईकोर्ट से निर्णित कर दिया, तो शायद उनको एक लाइन मिल जाती, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। इवन मैं आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, आप ये जान करके एक बार चौंक जाएंगे कि इन बंदों ने
अपन ये वहां गए किस लिए थे, आखिर इनका उद्देश्य क्या था, इनका मोटिव क्या था, ये कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, ये प्रश्न तक, यानी कि ये फाइंडिंग तक, ये जो छोटा सा लाइन होती है, जो पंक्तियां होती है कि भाई फलाने आए हैं और इसलिए आए हैं, वो तक इन लोगों ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखवाया है। लिखवाया का मतलब, आप इतनी कैपेसिटी इनके काउंसिल के पास, वकील के पास नहीं थी, ना इन बच्चों के पास थी, जो ये एक लाइन अपने लिए ये तक लिखवा देते कि भाई हमारा मैटर इससे रिलेटेड था, हम ये हैं, इस भर्ती के आवेदक हैं। वो तक इन्होंने नहीं लिखाया है। अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि उस डिसीजन में आप देख लीजिएगा, 110% देख लीजिएगा कि ये लोग ये तक नहीं लिखा पाए हैं कि आखिर ये थे कौन और आए किस लिए थे। केवल 1-2 लाइन वहां पर लिखी होगी, लर्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सो एंड सो और द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, सिर्फ इतना लिखा होगा, ठीक ना। इसके अलावा इन्होंने अपना लोकस तो छोड़िए, अपनी व्यथा तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इससे बेहतर आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे, क्या करके। अगर जब आपको इतना ज्ञान नहीं है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। गलती उनकी भी कम है, उनकी गलती इसलिए कम है क्योंकि आजकल लोग उसी को विधि विशेषज्ञ मान लेते हैं, जो आपको मीठी चूरन देता रहता है कि भैया जो है ये चूरन लो, चाटो, खुश होते रहो। उसी को लोग मान लेते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा जानकार है। जबकि मैंने 50 बार कहा था कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं सुनेंगे। अगर सुनते तो फिर शायद उनकी रुआब कम। खैर छोड़िए, इन सब बातों में हम नहीं करेंगे। सीधे सीधे हम इतना बात करेंगे कि भैया सीधा सा सिंपल सा इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय से डिसमिस हुई है, उस रिट का कोई भी प्रभाव हम लोग अपने केस पर पढ़ने नहीं देंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि उस डिसीजन का जो कल आया है, उस डिसीजन का कोई भी प्रभाव हमारे जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ईश्वर ने अगर चाहा तो जो इसमें बेंच है, इसी बेंच से हम लोग अपना मुकदमा भी निर्णित करवा लेंगे और फाइनल करवा लेंगे। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसके अलावा कुछ हमारे बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि अभी पिछली जो डेट लगी थी उस पर आखिर हियरिंग क्यों नहीं हो पाई। देखिए, एक संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जब आप जाते हो तो वहां पर आपसे बड़े बड़े भी घाघ लोग होते हैं, उनको उनके सामने आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी उस समय जो हमारा केस 6 नंबर पर लगा था, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन चूंकि एक अत्यंत पंचायत चुनाव वाला जो केस इस समय था, वो जो प्रधानी वाला चुनाव है ना, तो उसके लिए एक आरक्षण से रिलेटेड ही केस आया हुआ था जो उन्होंने परिसीमन किया है। उसके कारण वो मुकदमे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे थे। उसके बाद एडवोकेट जनरल भी उस पर बहस करने के लिए आए। अब जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहा है, एडवोकेट जनरल बहस कर रहा, उस समय वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारा चीज देखना होता है। अगर आज वो अवेलेबल है यहां पर, तो इसका मतलब आज उन कोर्ट को उनको सुनना ही पड़ता है। तो इस वजह से वो, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वो केस काफी लंबा चला था, जिसके कारण जो है सुनवाई नहीं हो पाई। और वो केस टुमारो कंटिन्यू हुआ था, यानी कल के लिए भी कंटिन्यू हुआ था। अब अगर हम लोग कल ही उसको रखवा लेते तो शायद कल भी नंबर नहीं आता, फिर भी कहते कि भैया आज भी नंबर नहीं आया। तो पैरवीकारों की कोई गलती नहीं। जितना आप चाहते, आप लोग तो भी बच्चे हैं, हम लोग तो लगभग ये समझ लीजिए कि काफी उम्र हो गई है और आप लोगों से बड़े ही हैं, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि आपसे जल्दी पहले मुकदमा निर्णित हो। लेकिन हर व्यक्ति के तुरंत चाहने भर से कुछ नहीं होता है। अगर चाहने भर से होता तो कल सुप्रीम कोर्ट से आपकी रिट डिसमिस नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं, 1-2 कमेंट ले लेते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि जो केवल सुप्रीम कोर्ट में याची थे उनके लिए कुछ सोचिए। भाई ये सोचना उनका काम है, हम लोगों का काम ये सोचना नहीं है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका जो 22,000 पद हैं उनके विषय में थोड़ा सा बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि आप लोग MRC वाला कर रहे हो, आरक्षण वाला करो, 22,000 पद क्यों नहीं जुड़वा रहे हो। तो भैया देखिए, 22,000 जो पद हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो 22,000 पद हैं वो आपकी भर्ती के नहीं है,
जो 69,000 भर्ती है, उस भर्ती में रिक्त पद वो है नहीं। जो वो पद हैं, वो पद 68,500 की जो पुरानी भर्ती थी, उस भर्ती के वो पद हैं। और वो पद बचे कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं कि जब 68,500 की वैकेंसी आई थी, उस समय सरकार ने जो कट ऑफ मार्क रखे थे वो 40% और 45% रखे थे। उसके बाद किसी कारणवश सरकार ने 40-45 कट ऑफ को घटा करके 30-33 कर दिया था, यानी विवाद का जन्म हो गया। यानी कि एक पक्ष था जो यानी 40-45 भी हो गया और 30-33 हो गया। इसके खिलाफ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में वाद दाखिल किया, जिसके कारण कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, सिंगल बेंच ने, कि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए वो 40 और 45% पर डिक्लेयर किया जाए। यानी 40-45% पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब 40-45 पर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें से लगभग पास हुए 42-43 हजार। जब 42-43 हजार कैंडिडेट पास हुए 40-45 के रिजल्ट पर, तो उनको तुरंत अपॉइंटमेंट दे दी गई। जब उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई तो 22,000 के आसपास लगभग 22 से 20,000 सीटें रिक्त रह गई। जब 22 से 20,000 सीटें रिक्त रह गई तो जो बच्चे जिनका गुणांक 40 से नीचे था, यानी 40-45 कट ऑफ से नीचे था, यानी 30-33 के अंतर्गत वो लोग आते थे, और जो 30 और 33 कट ऑफ किया गया था वो भी सरकार के द्वारा किया गया था। तो अब वही बच्चे सिंगल बेंच के डिसीजन को डीबी में डबल बेंच में चैलेंज कर रखा है। डबल बेंच में उन्होंने ये कहते हुए चैलेंज किया कि मिलॉर्ड 40-45 पर जो पद हैं वो रिक्त रह जा रहे हैं, और जो 30 और 33 का मानक था वो भी सरकार ने स्वयं तय किया था, और हम लोग 30 और 33 के मानक को पूरा करते हैं, इसलिए जो रिक्त पद हैं वो हम लोगों को जो हैं वो हम लोगों को दे दिए जाए। इतना कहते हुए उन लोगों ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है उसमें उन्होंने स्पेशल अपील फाइल कर रखी है, और ये अभी स्पेशल अपील डिवीजन बेंच में पेंडिंग है। और इस अपील में पेंडिंग होने के साथ साथ इसमें एडवोकेट जनरल भी बहस करने आए थे। वो बोले थे कि मिलॉर्ड 40-45 पर हमने दे दिया है, और जो 22,000 सीटें हैं अगर आप चाहो तो हम 30-33 करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये क्वालिटी से समझौता होगा। लेकिन लड़के कह रहे हैं कि जब वो पद हम एडवर्टीजमेंट हो गया और सरकार ने ही 30-33 का क्राइटेरिया फिक्स किया था, तो हम लोग 30-33 को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए 30-33 को करते हुए जो हम लोग हैं उनको रिक्त पदों पर या तो मेरिट के अकॉर्डिंग या ऐसे समायोजित कर दिया जाए। तो अब जब उसमें अभी ये फाइनल हुआ ही नहीं 68,500 में कि उसमें जो कट ऑफ रहेगी वो 40-45 रहेगी या 30-33 रहेगी, जब वो मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है डिवीजन बेंच में, तो आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि वो 22,000 पद आपको मिल जाएंगे? क्योंकि जब तक वो रिट अपील हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच की जो लखनऊ पीठ है उसके डबल बेंच से निर्णित नहीं हो जाती है और वो डिसमिस नहीं हो जाती है कि 40-45 से जो ओके, तब तक आप वो 22,000 पद कुछ नहीं कर सकते हो। हालांकि इन 22,000 को जोड़ने या घटाने पर खंडपीठ ने अभी तक रोक नहीं लगाई है, लेकिन उन्हें ओरल में कह रखा है कि अगर ये पद आप कहीं पर जोड़ेंगे या भरेंगे तो हम इस पर स्थगनादेश पारित कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए जब तक हाई कोर्ट से डबल बेंच से 30-33, 40-45 निर्णित नहीं हो पाता है, तब तक आप अगर ये सोचिए कि कोर्ट के थ्रू आप इन 22,000 पदों को हड़प लेंगे तो भैया आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपको मेरी बात खराब लग सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जब तक 68,500 डिसाइड हो 30-33 या 40-45 का कटाव, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलना है। हाँ, एक बार इस पर आप सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि ये पद इसमें इस भर्ती में जोड़ दिए जाए, लेकिन अगर इस भर्ती में सपोज जोड़ भी दिए जाएंगे तब भी आप लोगों का कोई भला होने वाला है नहीं, क्योंकि लगभग 2,000 पिटिशनर उसमें हैं डिवीजन बेंच में जो 30-33 के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे 3,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, वो उसमें सब लड़ रहे हैं। तो इतनी आसानी से आपको मिलने वाला है नहीं। तो वो 5,000 सीटें तो आप भूल ही जाइए। इसके बाद जो भी 10-15,000 सीटें 10-12,000 सीटें बचेंगी, उसमें भी 50% वो अनारक्षित को दे देंगे। फिर आपके पास बची 6,000 सीटें। 6,000 सीटों में भी वो आप मान के चलिए 21-27 बटेगा, तो आपको कोई खास उससे लाभ होने वाला नहीं है। और ये काम सरकार ही कर सकती है, जुडिशरी नहीं कर सकती, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो नियोक्ता है, वो सरकार है। तो कोर्ट सरकार द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों
उसको रोक सकती है, उसके खिलाफ उसको दंडित कर सकती है, लेकिन कोर्ट जबरदस्ती सरकार को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि आप फलाने लोगों को अपॉइंटमेंट दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट का काम किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देना है। कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोर्ट बैठी है। कोर्ट किसी को नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब दोनों पक्षों में तालमेल ढंग का बन जाता है तो आसानी से नौकरी कोर्ट द्वारा मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि 22,000 सीटें आपको मिल जाएंगी कोर्ट के द्वारा, तो भैया कोर्ट के द्वारा 22,000 सीटें नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और वो भी उसमें भी सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है वो जो 30-33 और 40-45 का कट ऑफ वाला विवाद है, वो अभी डबल बेंच से निर्णित हुआ नहीं है। और जब तक वो निर्णित होगा नहीं, तब तक मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 99.99% जब तक वो विवाद वहां से खत्म नहीं होगा, तब तक वो 22,000 सीटें इस भर्ती में कम से कम नहीं जुड़ने वाली हैं। क्योंकि अभी जब हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, तो मंत्री जी ने भी यही कहा था। हम लोगों ने एक बार ये कहा था कि मिलॉर्ड, अगर आप चाहें तो 22,000 पद अभी आपके पास पिछली वैकेंसी के शेष बचे हैं, आप हम लोगों को उनके दे दीजिए। तो सतीश द्विवेदी ने डायरेक्ट ये बोला था कि कोई तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो, हम तुमको क्यों दे दें। अगर वो पद हैं 68,500 के, तो उनके संज्ञान में मामला था, क्योंकि उसके बाद तुरंत बघेल ने बोला था कि सर उसमें भी 30-33 और 40-45 वाला विवाद चल रहा है, तो उसमें भी कट ऑफ फाइनल नहीं हुआ है कि 30-33 है कि 40-45 है, तो वो पद हम इन अभ्यर्थियों को कैसे दे दें। दैट्स इट। इसके बाद सतीश द्विवेदी ने भी कह दिया कि हम सारे पद आप ही को थोड़ी ना दे देंगे, कुछ हमारे नए बच्चे हैं उनको भी देंगे। तो ये सब पूरी एक कहानी है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि लोग कह भर देते हैं कि भाई 22,000 सीटें मिल जाएंगी, 22,000 सीटें हम जुड़वा देंगे, लेकिन कोर्ट के द्वारा बिल्कुल 110% आप नोट कर लीजिए, कोर्ट के द्वारा 22,000 सीटें आपको नहीं मिलने वाली हैं। अगर मिलेंगी तो आप सरकार के ऊपर दबाव डाल करके एक प्रयास भर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार भी वहां पर बाउंड है। क्यों? डिवीजन बेंच में मैटर चल रहा है कि 40-45 कट ऑफ होगी कि 40-45 हो, सॉरी 30-33 होगी। तो जब वही नहीं फाइनल है तो सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं 22,000 सीट में, उसको जोड़ना घटाना इतना आसान नहीं है जितना हमारे भाई कह देते कि भैया वो 22,000 जुड़वा लीजिए ना। 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जब 60-65 का निस्तारण हो रहा था, तो वहां पर कोर्ट ने उसको बिल्कुल सुनने से ही मना कर दिया था कि ये जोड़ना घटाना ये अथॉरिटी का काम है, कुछ तो अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ तो अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र रहने दीजिए। तो जब उनके ऊपर है तो वो भैया कैसे जोड़ करके कह देंगे कि इन्हीं बच्चों को दे दो। कल को 2019 बैच के जो अभी डीएलएड वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ, वो कहेंगे कि इनको क्यों फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकालिए, इनको क्यों दे रहे हो आप, तब आप रह जाओगे। तो इतना आसान है नहीं, बस बोलने में क्या है कि आप कह सकते हो कि भैया हम 22,000 सीटें जुड़वाते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 22,000 सीटें जोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि 22,000 जो सीटें हैं उनके विषय में फिलहाल दिमाग से बात निकाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। पूरा का पूरा फोकस हमें अपने आरक्षण मुद्दे पर होना चाहिए। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया ये तो आरक्षण का मामला है, जो आजकल सबसे यच्छ प्रश्न है वो बहुत हमारे सामने आता है। बहुत हमारे भाई फोन करते हैं, चाहे वो कम गुणांक वाले हों, चाहे ज्यादा गुणांक वाले हों, चाहे वो जो ये चाहते हैं कि कल ही निर्णित होकर के हमको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा हमारे भाई यही पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि ये आरक्षण वाला मैटर है, इसमें याची राहत जैसी कोई चीज हो सकती है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत हमारे भाई पूछते हैं कि भैया याची राहत तो आरक्षण में मिलती नहीं है, इसमें कैसे मिल जाएगी। तो मैं उनको बता दूं कि ये जो हमारा मुद्दा है, ये आरक्षण का मुद्दा बाद में, आरक्षण का मुद्दा बाद में। पहले जो ये मुद्दा है वो सर्विस मैटर का है, यानी सेवा का है, यानी कि नौकरी का है। भाई केवल आरक्षण ऐसा तो है नहीं जिससे पूरी एक कम्युनिटी, पूरे देश की कम्युनिटी पर इसका इफेक्ट हर जगह तो पड़ नहीं रहा। इसका जो प्रभाव है वो केवल एक भर्ती तक सीमित है,
69,000 भर्ती तक, अगर एक मोटा मोटा बात किया जाए तो अब उसमें क्या है कि भाई आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो भले वो आरक्षण के रूप में हुआ है, लेकिन हनन किस चीज का हुआ है? हनन तो यही हुआ है ना कि आपको नौकरी नहीं मिली। तो पहला आपका जो लोकस है वो आरक्षण नहीं है, पहला आपका लोकस है वो है कि उन अभ्यर्थियों के कारण आपको नौकरी नहीं मिली है। तो जो पहला मुद्दा है वो है नौकरी का, आरक्षण सेकेंडरी मुद्दा है। तो जब आपको नौकरी नहीं मिली, उसके बाद आता है कि क्यों नहीं मिली, यानी कि आरक्षण में अनियमितता के कारण नहीं मिली। तो जो आपका प्राइमरी मुद्दा है वो है सर्विस मैटर। तो अगर कोई भी भर्ती है, अगर उसमें सर्विस मैटर है, तो उसमें ये मायने नहीं रखता कि ये आरक्षण है, इसमें पिटिशनर रिलीफ जैसी या लिस्ट क्रॉसिंग जैसी समस्याएं या ऐसा कुछ होगा, वो अलग चीज होती है। लेकिन इतना बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि आरक्षण का मुद्दा बाद में है, सर्विस का मैटर पहले है। एक चीज ये हो गई। और इसका हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2013 में टीजीटी की वैकेंसी आपको अगर याद हो तो निकली थी। 2013 में टीजीटी में वैकेंसी निकली थी, तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसमें दो मैटर फंसे थे। पहला मुद्दा था, एक तो व्हाइटनर वाला था। व्हाइटनर वाला मतलब कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट पर व्हाइटनर लगा दिया था, तो उनकी कॉपी नहीं चेक की गई थी। बाकी बाद में वो बच्चे यहाँ से डरते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है भाई, अब इतने लोगों के बाद जितने व्हाइटनर यूज किए हैं उनको भले आप नौकरी दो, लेकिन जो हमारी शरण में आए हैं, अगर इन्होंने व्हाइटनर गलतीवश यूज कर लिया है, लेकिन अगर ये पास आउट हो रहे हैं, तो भाई इनको जॉब दे दिया जाए। तो उस पर उन्होंने दे दिया था। जो दूसरा मुद्दा था वो रिजर्वेशन वाला ही मुद्दा था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो मैटर भी गया था। सीमांत सिंह ने हाई कोर्ट में पैरवी की थी, शैलेंद्र श्रीवास्तव ने पैरवी की थी, और डिवीजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब उसमें अपीयर हुए थे। तो उस समय उनके पास थे लगभग 2600 बच्चा था, नहीं 2600 या 2200 समथिंग, मतलब 2000 से ऊपर ही था। तो कपिल सिब्बल ने उन आरक्षण की अनियमितता को देखते हुए कि सभी उनको जो है पिटिशनर रिलीफ जो है उसमें दिया गया था, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का ही मेन मुद्दा था। क्यों? वो आरक्षण का मुद्दा बाद में था, पहले सर्विस मैटर था। तो जब सर्विस मैटर है तो जाहिर सी बात है कि आपको जॉब से मतलब है कि रिजर्वेशन से मतलब है। अगर आपको जॉब मिल जा रही है तो बाकी का काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण मैटर है, फलाना मैटर है, धमाका मैटर है, जॉब, तो वो सब सेकेंडरी चीजें। पहली चीज ये है कि ये जो मुद्दा है वो क्या है, किस बात का है? वो सिर्फ और सिर्फ जॉब का है, नौकरी का है, हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक ना? तो जब नौकरी से रिलेटेड है, तो अगर हमको कोई ऑफर करेगा नौकरी, चाहे वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, तो हम उसको कैच करेंगे नहीं कैच करेंगे, उसको हम लेंगे नहीं लेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि अगर आरक्षण का मुद्दा भी है, नौकरी का भी है, तो अगर सरकार अपने नुमाइंदों को, अपने दामादों को बचाना चाहेगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कंसीडर उसको करना पड़ेगा। वहां पर यह पेच कतई नहीं आएगा कि आरक्षण मुद्दा है, पिटिशनर रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, पिटिशनर रिलीफ मिली है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया 2013 में सर्विस मैटर में। पूरा मैं मुकदमा आपको बता दूं, रेट नंबर निकाल लीजिएगा। मैंने बता दिया, हाई कोर्ट में सीमांत सिंह ने बहस की थी, और डीबी में सीमांत सिंह और शैलेंद्र ने बहस की थी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहस की थी। उसमें भी टीजीटी 2013 का मामला था, और पूरा का पूरा पिटिशनर रिलीफ पर ही आधारित था। सबको दे करके कंसीडर कर दिया, उनकी ट्रेनिंग होकर के आज वो नौकरी पाए हैं। तो इस भ्रम में आप कतई मत रहिए कि पिटिशनर रिलीफ जैसी संभावना आरक्षण मुद्दों में नहीं होती। बिल्कुल सही बात, आरक्षण मुद्दों में नहीं होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन ये आरक्षण से पहले जो ये मुद्दा है वो हमारे सर्विस मैटर का है। और अगर सर्विस मैटर है तो सर्विस का मतलब हमको सर्विस से मतलब है, कैसे मिलेगी उससे थोड़ी ना मतलब है। भाई सीधी सी बात है कि अगर हमारा झगड़ा आपसे हो रहा है एक रोटी को लेकर के, और न्यायपालिका आती है, सरकार आती, कहती भैया लो रोटी, क्यों झगड़ रहे हो? तो अगर हमको रोटी मिल गई, तो अगर तुमने हमारी रोटी छीन भी ली, तो हम कहेंगे भैया ले जाओ, हमको मिल गई, बात खत्म हो गई। सीधा सीधा यही होता है। कोर्ट भी ये बात देखती है कि सपोज एक थाली है जो कुछ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को दे दिया गया, हमारी थाली जिसमें हमको भोजन ग्रहण करना था, हमको जीवित रहना था जिसके लिए, वो थाली खींच करके किसको दे दी गई? कुछ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को दे दी गई। तो अब हम उसी थाली को खींच रहे हैं,
कि भैया ये हमारी है, हमको दो। और सामने वाला भी देख रहा, सामने वाला मतलब कोर्ट भी देख रही कि हाँ यार बात तो सही है। तो अगर कोर्ट या सरकार कह दे अच्छा चलो एक थाली हम इस बच्चे को भी दिए दे रहे हैं, यानी कि हमको दिए दे रहे हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे, भैया ले जाओ, काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमको हमारा अधिकार मिल जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे पिटिशनर रिलीफ के रूप में हो या लिस्ट रद्द करने के रूप में, तो हमारा अधिकार वहीं पर खत्म हो जाता है कि भाई आपने जो मांगा था, आपने कहा था कि भाई चाहे छीन के दो और चाहे तीसरी व्यवस्था करो। तो अगर वो छीन के देगा तो भी हमको मंजूर है, और अगर साइड से दे रहा कि भैया इनका छोड़ दो, हमको दे दो, तो भी हमारा तो लोकस खत्म हो गया ना। भाई हमारा लोकस मेन क्या है? मेन हमारा लोकस नौकरी के लिए। तो अगर सरकार हमको नौकरी ऑफर कर देती तो हमारा लोकस खत्म, बात खत्म, हमको मिल गया, तुम भी खुश हम भी खुश। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से पिटिशनर रिलीफ जैसी बात जो है नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, 110% होगी। अगर सरकार बचाएगी अपने दमादों को, निश्चित रूप से देगी। जरूरत है दमदारी से जमे रहने की, लड़ने की और अंत तक टिके रहने की। ये सारी बातें हैं। और इसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे, तो उनके विषय में मैं बता दूं कि देखिए भैया, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे, तो सबसे पहले दो चीजें ध्यान रख लीजिए कि हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत फाइल होती। लेकिन जो बंदा वहां पर, देखिए वहां पर जितने बात में आईए के थ्रू गए थे, तो उनका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, उनके केवल पैसों का ले लिया गया, बाकी उनको केवल एक चिट दे दी गई होगी जिसमें उनका नाम होगा, बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं रख सकते, रख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे WPC की मुख्य याचिका में थे, मुख्य याचिका का मतलब जिनका साइट पर आपने देखा होगा नाम शो करते हैं, जिसमें एक सुमित कुमार के अंतर्गत 7-8 थे और दूसरी सीट में 57-58 थे, तो उनसे मेरा बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, भैया आप लोग थोड़ा सा शांत रहिएगा, नहीं तो आपको जो है जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी जो आईए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं, आईए तो जाइए, जब मेन मुकदमा ही तुम्हारा पहली डेट में ही डिसमिस हो गया, पहली सुनवाई में, तो आईए का तो नंबर ही नहीं आया होगा, तो आईए वालों से कोई लेना देना है नहीं। और थोड़ा सा संयम रखिएगा। बहुत सारे भाई हमारे कहते हैं कि जो है कि हाई कोर्ट से तुरंत डिसाइड करवा लीजिए सारा चीजें। आपसे जल्दी हमको है, हमको बहुत जल्दी है कि हम जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाएं। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट से जो एक बार तीर निकलता है ना, अगर वो पूरी पावर से नहीं निकला, अगर आप पूरी फाइंडिंग अपनी, पूरा जितना भी डिटेल्स था वो अगर आप जजमेंट में नहीं लिखवा पाए ना, तो फिर आपका नुकसान हो जाता है। क्योंकि जितना भी केस आगे जाता है उतने ही कागज पीछे छूटते जाते हैं, सब पूरी पिटीशन लग जाती है, वो सारी चीजें। लेकिन अगर सिंगल बेंच से DB में जजमेंट जाता है, तो सबसे पहले उस जजमेंट की कमियां क्या हैं, उस जजमेंट को का परीक्षण होता है। बाकी कागज तो सेकेंडरी चीज होती है, इस कागज तो बाद में देखे जाते हैं। कागज सिंगल बेंच में इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि जो सिंगल बेंच होती है वो जितने भी डॉक्यूमेंट, जितना भी डेटा आप लगाते हो, उस डेटा का वो एक निचोड़ अपने जजमेंट में लिख करके दे देती है, और वो निचोड़ जो है अगली कोर्ट में पहुंचता है। अगली कोर्ट आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिर बहुत मुश्किल से देखती है, लेकिन जो वो निचोड़ प्रस्तुत होता है वो जाकर के उस कोर्ट में आगे पहुंचता है। और वो निचोड़ कौन करता है? जो कोर्ट है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का जो भी अच्छी चीज है, जो भी हमारे पक्ष की चीज होती, उन्हीं को अपने जजमेंट में कोट कर देती है, और वो जजमेंट हाई कोर्ट से फाइनल हो जाता है। फिर अगर हमको कोई कमी लगती है या अपोजिट पार्टी को कमी लगती है कुछ, तो फिर वो उस जजमेंट को चैलेंज करके आगे जाता है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो जजमेंट का होता है। आगे की जितनी भी कोर्टें होती हैं, चाहे वो डिवीजन बेंच हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां सिंगल बेंच और डबल बेंच के जजमेंट पर ही बहस होती। वहां जो आप ये पुथन्ना लेकर के जाएंगे कि सर 67.11 के बाद इतनी लड़के हैं, ये लिस्ट है, फलाना है, ढिमका, वहां पर ये कोई नहीं देखेगा। वहां सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो ऑर्डर हमको मिला है उस ऑर्डर में क्या है, उस ऑर्डर के में क्या कमी है, इस पर जो है कोर्ट बहस करती है, और उसी के आधार पर जो है कोर्ट निर्णय देती कि ये जजमेंट सही है गलत है। सिर्फ इतना सा काम होता है। और जितना पूरा लेंथी प्रोसेस होता है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो सारा का सारा सिंगल बेंच में ही होता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि सिंगल बेंच में
टाइम ज़्यादा लगता है। भाई टाइम ज़्यादा इसीलिए लगता है कि फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, काउंटर ले आओ, रिजॉइंडर ले आओ, कंपाइलेशन फाइल कर दो, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल कर दो, एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल कर दो। वो इसीलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसी चीज़ ना बचे जो आगे की कोर्ट में ना पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब मैटर जाता है तो वहां पर एक ये वर्ड लिख करके देना पड़ता है कि हम वही एनेक्जरी यहाँ सबमिट कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ लगा रहे हैं जो हमने हाई कोर्ट में रखी है। वहां पर कोई नई चीज़ आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसी के आधार पर होकर के डिसीजन दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 22,000 पदों पर तो थोड़ा सा विचार आप हमने अपना व्यक्त कर दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं कि क्या हो सकता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, लेकिन बस निवेदन इतना है कि भैया जल्दबाजी मत करिए। अगर आपने 2 महीने 2 महीने साल भर इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, वो वाली कहावत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कार्य कर बैठे कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लें, तो वो कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर नौकरी मिलेगी। इतना हम आपसे वादा करते हैं कि मिलेगी। कंचन भाई पूछ रहे हैं कि डिसमिस हुआ या डिस्पोज हुआ। भाई शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। जो ये मुकदमा हुआ वो डिसमिस हुआ, खारिज हुआ है। वहां से जो लोग वहां गए थे उन लोगों को पूरी सिरे से कोर्ट ने नकार दिया है कि आपका कोई मैटर नहीं है, आप डिसमिस हैं। आपको जो कुछ कहना है आप हाई कोर्ट जाइए। हालांकि ये भी नहीं लिखा होगा कि हाई कोर्ट जाइए, लेकिन उन्होंने डिसमिस कर दिया कि हमको आपकी कोई बात पसंद नहीं है, कोई बात भी ध्यान योग्य नहीं है, इस पर हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने डिसमिस कर दिया। अजीत भाई कह रहे हैं कि केस में क्या रिजल्ट होगा। देखिए रिजल्ट तो इतना समझ लीजिए कि अपने लोगों के पक्ष में होगा। अब क्या होगा वो दोनों रूप में हो सकता है, पिटिशनर के रूप में भी हो सकता है, और जो लिस्ट है उसको क्वेस्ट के रूप में भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। अब क्या होगी ये कोर्ट के ऊपर, सरकार के पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। राहुल भाई कह रहे हैं हाई कोर्ट से जीत मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, निश्चिंत रहें। ईश्वर ने भाई अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ईश्वर पर अगर भरोसा है, हमको भी है, आप लोगों को है, तो निश्चित रूप से जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। अनीत कह रहे हैं कि भाई जिस टाइम भी केस लगे कंटिन्यू कर। देखिए हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती ना कि सबसे ज़रूरी जो होती है वो होती कि देखिए वहाँ पर कोई पंचायत नहीं बैठती है। जिस दिन केस, इस बार जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिस दिन केस एक बार चला, 1-2 बार, बस उसी दिन निपट जाएगा। ये भी पक्का समझ लें, सारी चीज़ें हो ही गया, कुछ बचा थोड़ी ना है। राकेश भैया नमस्कार। शैलेंद्र भाई मैंने आपको बता दिया, अपने केस पर सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ये तक नहीं लिखवा पाए वो हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, देख लीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लोगों पर। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी, मैंने आप लोगों को बता दी, और बाकी किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी मिलेगी, ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेगी, ईश्वर पर भरोसा रखिए। विधि चौधरी करें कि तो हम लोगों को कहाँ से न्याय मिलेगा। देखिए आजकल जो ये वर्तमान व्यवस्था है वो न्यायिक व्यवस्था कही जाती है, लेकिन वास्तव में न्यायिक व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर केवल और केवल समझौता होता है। तो हमें दूसरे की गर्दन पकड़ के तब तक दबाए रखना है जब तक उसका बाप आकर के ये मत कह दे कि भैया गर्दन छोड़ दो, इसके बदले हम तुमको तुम्हारी नौकरी दिए दे रहे हैं। तो हमको सिर्फ उसकी गर्दन पकड़े रहने हैं, और तब तक पकड़े रहना है जब तक वो विवश न हो जाए कि भैया अगर इसको नहीं दिया नौकरी तो ये हमारी गर्दन दबा देगा, जान से मार देगा। तो बस हमको गर्दन ही दबाए रखनी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं थर्ड सूची का हाल तो बेहाल है। वो लोग आप लोग देख ही लेंगे कि उसका हाल बहुत बेहाल है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, थर्ड सूची से पहले हम लोगों का जो है केस निस्तारित होगा। कपिल भाई राम राम। विजय भाई कह रहे हैं आरक्षण, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद है कि जितने भाई हमारे पूछते होंगे सबकी जो बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो भाई हैं वो सब बता दिए।
सोनू भाई नमस्कार भैया। ऐसा कुछ नहीं है सोनू भाई, लेकिन जहाँ तक मुझे जो जानकारी है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बाकी कोई ऐसा विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ। जो जानकारी मुझे है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो काफ़ी हद तक सही भी होती है। केशव भाई पूछ रहे हैं किसी याची के ज़िले का नाम। अरे उससे कोई ये सब छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो और अगर कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि आ रहे हैं। प्रिंस बोल रहे हैं कि राजभर जब सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी तब कहाँ से देगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, इसका जवाब मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। कुछ भाई हाँ ये भी पूछते हैं कि अगर सरकार सीटें भर देगी तो हम लोगों को कैसे देगी। तो हम लोगों को सीटों से, पहली चीज सीटों से, क्या हम खाली पदों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम जो रिक्त पद हैं उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जो लड़ रहे हैं वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी सीटों पर दूसरे बंदों को नौकरी दे दी गई है। तो हमको अपनी उन सीटों से मतलब है जो खाली पड़ी हैं, उनसे लेना देना है, लेकिन उतना नहीं है। जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन हमारा प्रभाव पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है ना क्योंकि जो हमारी सीटें हैं वो कुछ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। तो अगर वो सीटें सपोज दैट ये फिल करने की कोशिश करते हैं तो एक तो उस पर स्टेज ऐसी संभावना पूरी हो जाएगी, नंबर एक। और अगर मान लिया ये भर भी देते, मान लिया सपोज दैट उन्होंने सीटें भर दी, मान लिया एक सेकंड के लिए मान लो कि सीटें भर दी, तो अगर सीटें भर भी गई तब भी उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में यही एक मैटर में हुआ था। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इन पिटिशनर्स को दे दिया जाए। एक नहीं, तीन तीन चार चार ऑर्डर हैं। उस पर कोर्ट ने कहा कि भाई इन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। तो सरकार ऐसे थोड़ी ना सरकार जो है किसी को दे देगी। तो वहां सरकार ने कहा कि मिलॉर्ड हमारे पास पद ही नहीं है, हम कहां से नौकरी दे दें। कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने उसमें दूसरी लाइन लिखवा दी कि अगर पद नहीं है तो ये जो लिस्ट है उसको हम रद्द कर रहे हैं और उसके बाद सीटें खाली करके इनको दे दिया जाए। तो सरकार ने तो लड़के भिड़ गए, कर मिलॉर्ड हम कहां जाएं, हम तो 1-1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा तीसरा ऑप्शन, पहला या तो पिटिशनर्स को दिया जाए, नंबर 2 या तो जो अभ्यर्थी हैं उनको लिस्ट रद्द करके उन पर इनको कंसीडर किया जाए। और अगर ये भी सरकार नहीं करती है तो जो पद सृजित हैं उन पदों को जोड़ करके इनकी नियुक्ति करी जाए। और अगर सृजित भी नहीं है तो उनको सृजित करके तब नौकरी दी जाए। तो कोर्ट को जब करवाने पाती है ना तो सब कुछ करवा लेती है। ये बात आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो है सीटें नहीं बचेंगी तो हमको नहीं मिलेगा। सीट से कोई प्रभाव नहीं है। हमारी सीटों पर तो वर्ग विशेष वाले कब्जा जमाए बैठे ना। जब हम उनके लात मारेंगे, जब हम उनकी गर्दन दबाएंगे तो 100 बार गर्ज होगी सरकार की, हमको कंसीडर करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। केशव भाई पूछ रहे जिले का नाम, उससे कोई फर्क नहीं। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, खाली सीटों से हमको मतलब नहीं, हमको हमारी सीटों से मतलब है जिस पर विशेष वर्ग ने कब्जा कर रखा है। तो विकास भाई नमस्कार। देखिए प्रमेश भाई कह रहे हैं कि भाई याची लाभ ही लेना। देखिए भैया, मैं सीधे मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा सीधी और सपाट में बोलता हूं कि हमारे चाहने या ना चाहने से याची लाभ या लिस्ट दोनों में से कोई एक चीज होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, वहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि भैया ये लड्डू उठाओ कि रसगुल्ला उठाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोर्ट को सही लगेगा कोर्ट वो डिसीजन पारित करेगी। वहां पर हमसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको क्या चाहिए। कोर्ट को लगेगा कि इनके अधिकारों का हनन हुआ, अगर कोर्ट को लगेगा कि इनके हनन जो हुआ है उसको लिस्ट क्वेश करके हमको देना चाहिए या पिटिशनर रिलीफ के रूप में देना चाहिए, वो पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वेश भाई कह रहे नौकरी दिला दीजिए। भाई देखिए, नौकरी दिलाना ना दिलाना वो तो सब ईश्वर के हाथ में, हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, और कुछ अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब सारी बातें जो लोग पूछते हैं वो तो मैंने क्लियर कर दिया था। नंबर 1, उस केस के डिसमिस होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग हमारे साथ हाई कोर्ट में हैं उनको पूरी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि पिटिशन रिलीफ ही मिले या जो भी कोर्ट को
लगेगा वो हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी निस्तारित करवाने की। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि जो भी हाई कोर्ट से जाएगा वही सुप्रीम कोर्ट तक जाता है लिख करके, तो यहाँ से हमको अपनी सारी चीज़ें लिखवा लेना है। हाँ शिवशंकर भाई, मैंने वही कहा ना कि यहाँ का न्यायालय में न्याय नहीं होता, यहाँ समझौता होता, और उस समझौते के लिए हम लोगों को किसी न किसी की गर्दन दबा के रखनी होगी, तभी जो है नौकरी मिलेगी। तो ठीक है भाई, सभी को नमस्कार। जो भी बातें थी वो मैंने बता दिया, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, और थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली। अजीत भाई।